नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हम मौलिक अधिकार के तहत समानता के अधिकार पूरा देख चुके हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार इस समय चल रहा है मौलिक अधिकार के तहत। उसमें हमने आर्टिकल 19 देख लिया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। आर्टिकल 20 भी देख लिया है। अब हमको देखना है आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है, देखिए यहाँ फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो इसका जो मेन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रोटेक्शन ऑफ जीवन का अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 बात करता है। और जीवन की स्वतंत्रता भी कैसी, जीवन का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को भी बाद में जीवन के अधिकार के तहत ऐड कर दिया गया। राइट टू हेल्थ को भी ऐड कर दिया गया। ये सब समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई जीवन आर्टिकल 21 को। और आर्टिकल 21 के तहत ही तमाम अधिकारों को ऐड के, गोपनीयता का अधिकार, या फिर हमें जो है डिग्निटी से जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, ये सब भी इसमें बाद में ऐड किया जाने लगा। अनुच्छेद 21 का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लिखा क्या गया है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, ठीक है। और हमने आपसे कहा भी था, आपको होमवर्क दिया था कि आर्टिकल 21 में जो बेयर एक्ट में लिखा गया है, ये स्टेटमेंट लिखा गया है। इस स्टेटमेंट में की पॉइंट क्या क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। हमने आपसे एक ये सवाल पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा था कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप करके आए होंगे। फिर भी एक बार जो है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त अधिकार की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, देखिए लिख दें आपको, चलिए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार वो है आर्टिकल 15, क्योंकि ये आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण हम विदेशियों को नहीं, हम अपने देश के लोगों को देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ठीक। अब विदेशी को हम नहीं देंगे कि हमारे यहाँ आके धरना प्रदर्शन करे, हमारे यहाँ कुछ भी बोले तो विदेशियों के अधिकार नहीं प्राप्त है। कई सारी स्वतंत्रताएं उनकी छीनी जा सकती हैं आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है, ठीक है। तो ये जितने अधिकार हैं, या ये जितने मौलिक अधिकार आपको आपके सामने दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये आपको होमवर्क भी था। अब रही बात, ये जो स्टेटमेंट हमारे आर्टिकल 21 में लिखा गया है, ये इसमें की पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला, किसी व्यक्ति को, किसी को भी प्राप्त है, भारतीय विदेशी सभी लोगों को, किसी भी व्यक्ति मतलब भारतीय हो चाहे विदेशी हो। एक स्टेटमेंट यहां पर, एक की पॉइंट आपका निकल के आया, किसी व्यक्ति को, ठीक है। उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, ये समझने की बात थी यहाँ पे। तीसरा की पॉइंट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि नियम कानून के हिसाब से वो प्रक्रिया सही होनी चाहिए। हालांकि अब इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा थोड़ा सा परिभाषित, थोड़ा संशोधित किया गया है और उसकी जगह विधि की उचित प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है, पहले भी चर्चा हो चुकी है, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी की पॉइंट देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट मिला। और चौथा पॉइंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है। ये इसमें 3-4 पॉइंट थे, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति को, हमने यहाँ पे की पॉइंट
लिख भी दिया है किसी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों को प्राप्त है। यह सार्वभौमिक राइट है। मतलब सार्वभौमिक इसलिए हुआ कि सबके लिए इक्वल रूप से अवेलेबल है। ठीक है। जीवन, जो अगला पॉइंट यहाँ पे था आपका, जीवन और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है। तो जीवन यहाँ पे समझते, जीवन का तात्पर्य केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन। जीवन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका जीवित रहना नहीं है। जीवन का मतलब सम्मानपूर्वक जीवन जीना, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना और अर्थपूर्ण जीवन जीना भी इसमें शामिल है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, करना भी है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से हम करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या तात्पर्य, शारीरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपको शारीरिक स्वतंत्रता दी गई है लेकिन सोचने समझने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है। शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आपको मानसिक स्वतंत्रता दी गई है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, कि बस सोच तो रहे हैं, सोच सब कुछ रहे हैं लेकिन निर्णय कुछ नहीं ले पा रहे। अगला जो की पॉइंट था चौथा हमारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहां समझने की जो बात है, हम एक टेबल बना के भी आपको दिखाएंगे। अभी टेबल आगे बनी हुई है पीपीटी में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि आपके अधिकारों का हनन कानून के हिसाब से हो गया। ठीक है, लेकिन वो कानून उचित है कि नहीं है। जैसे हम शायद उस समय ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल दिए थे कि आपने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, या आपसे कहा गया कि रात को 10 बजे के बाद निकलना अलाउ नहीं है। ये नियम बना दिया गया। मान लीजिए किसी एरिया में ये नियम बनाया गया कि 10 बजे के बाद निकलना अलाउ नहीं है, सुबह 6 बजे तक। लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको निकलना पड़ रहा है, किसी की मेडिकल हेल्थ की इमरजेंसी आ गई, आप निकल रहे हैं और आपको कोई पुलिस पकड़ लेती है, जेल में बंद कर देती है, तो नियम कानून के हिसाब से तो ये सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आपको दंड दिया गया है, क्योंकि 10 से लेकर 6 तक आप जो है बाहर नहीं निकल सकते थे। उसके लिए मान लीजिए 1 हफ्ते का कारावास था, तो आपको 1 हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से ये बात तो सही है, और यही कहीं ना कहीं हमारे भारत में चलता आ रहा था। 1950 से लेकर एक मेनका गांधी केस आता है, तब तक यही व्यवस्था चली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के हिसाब से सारे निर्णय, सारे नियम कानून चलेंगे, सारे दंड दिए जाएंगे, सारी कार्रवाइयाँ होंगी। परंतु मेनका गांधीवाद से, मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी थी, उनको वो विदेश जा रही थी और उनको बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया गया, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और विदेश नहीं जाने दिया गया। कारण में भी ये बताया गया कि जनहित के लिए हम जो है आपको नहीं जाने दे रहे हैं। तो अगर ऐसा सरकार करती है तो उसके लिए फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया गया मेनका गांधी द्वारा, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा दंड नहीं दिया जाना चाहिए, विधि उचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। ठीक, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये पहले से चलती चली आ रही थी 1950 से, जब तक मेनका गांधी केस नहीं आता तब तक। फिर बाद में मेनका गांधी केस में उसको विधि की उचित प्रक्रिया कह दिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है, इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया जाएगा। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो की पॉइंट हो उनको आपको पता होना चाहिए। और विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको कहते हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से कहीं ना कहीं ये बात प्रभावित है। विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका के न्यायपालिका से इसको ग्रहण किया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से लिए हुए हैं। ठीक है, ये सब चर्चाएं भी पहले हो चुकी हैं। देखिए, जो हम कह रहे थे विकास का क्रम क्या रहा है, आर्टिकल 21 का विकास कैसे हुआ। तो आर्टिकल 21 में बातें कितनी लिखी गई कि किसी को भी विधि द्वारा उचित प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको मुक्त, मतलब
जीवन के अधिकार को उसको छीना जा सकता है, स्वतंत्रता छीनी जा सकती है विधि के स्थापित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है। परंतु बाद में दूसरे चरण में इसको बदला गया, या समय समय पर जीवन के अधिकार में और क्या क्या शामिल है ये सुप्रीम कोर्ट बताता गया और वो आर्टिकल 21 में ऐड होते गए। चलिए पहला चरण, इसमें देखिए 3 चरणों की बात की गई है। पहला चरण क्या रहा, संकीर्ण व्याख्या ए.के. गोपालनवाद आया था 1950 में, जब जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तुरंत एक केस आया, ए.के. गोपालनवाद। ए.के. गोपालनवाद क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आप यहाँ पर देखिए ए.के. गोपालनवाद आया, इस वाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका की मनमानी सुरक्षा देता है, विधायिका से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था इस केस में कि अगर कोई भी दंड आपको या कोई भी कार्यवाही आपके खिलाफ होती है और वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हो रही तो वो सही है, वो उचित है, तर्कसंगत है, न्यायसंगत है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इस चरण के बाद और देखते क्या लिखा, इसका अर्थ यह था कि संसद कोई कानून बना दे चाहे वह अनुचित ही क्यों ना हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ये ए.के. गोपालनवाद की समरी, उससे जो उस निर्णय से जो बातें निकल के सामने आई थी उसको यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पर जोर दिया गया था। परंतु दूसरा चरण आया मेनका गांधी केस 1978, इसमें क्या किया गया, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल, इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 का सिद्धांत दिया गया कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, सब लोग समान है, विधि बन गई, सबको उसके एवज में उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। 19 क्या कहता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें, ठीक है। 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार, ठीक। और क्या किया गया दूसरे चरण में, और क्या बदला, अब कानून का केवल होना पर्याप्त नहीं था, मतलब कानून सिर्फ बन गया है यही होना पर्याप्त नहीं है, कानून फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, अर्थात न्यायपूर्ण, तर्क संगत और फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, तर्क संगत और न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए, ठीक है। भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिकी सिद्धांत विधि की उचित प्रक्रिया को अपना लिया। हमने कहा ना आपसे कि विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारत में अपनाया गया, और यह सिद्धांत कहां से आया, अमेरिका के सिद्धांत से आया है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया कहां से प्रभावित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित या अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है। तीसरा चरण जो आता है अधिकारों का महासागर, मतलब वर्तमान स्थिति में कई सारे अधिकारों को जीवन रहने तक सीमित नहीं बल्कि इसमें मानवीय गरिमा भी शामिल कर दी गई, गोपनीयता का अधिकार शामिल कर दिया गया। आजकल डिजिटलाइजेशन के युग में आपकी गोपनीयता भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है, निजता का अधिकार को आर्टिकल 21 में ऐड किया गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस वाद के माध्यम से हुआ है ये सब। अनुच्छेद 21 के विभिन्न आयाम देख लेते हैं, क्या क्या इसके आयाम रहे। हम जितने केस यहाँ पे हैं सारे केस की चर्चा करेंगे, वैसे भी आपको मेनका गांधी केस पहले भी बताया जा चुका है, फिर बताएंगे आज हम, ठीक है। शायद विशाखा गाइडलाइन भी आपको बता चुके हैं, विशाखावाद बता चुके हैं, वो भी इसमें आएगा अभी आगे, ठीक है। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के भीतर कई अघोषित मौलिक अधिकार को शामिल किया कि न्यायपालिका बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार बढ़ा देती है अपने निर्णयों के द्वारा जो कि आर्टिकल 21 में पहले से मौजूद नहीं थे, ठीक है। पर्यावरणीय आयाम उसमें डाली, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, MC मेहता केस एक आता है, इसके माध्यम से डाला गया। ये ओलियम गैस होती है, उसमें होता आपका सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट दोनों मिक्स करके बनाया जाता है, ये फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, फूड एंड फर्टिलाइजर में इसको यूज किया जाता है। तो ओलियम गैस का संबंधित मुद्दा था और कई सारे मुद्दे थे कि बारिश का लेकर कि एसिडिक बारिश हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर MC मेहता एक केस बना था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत या जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित है, ठीक है। गोपनीयता का आयाम, एक और नया आयाम आया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस 2017 में ये केस आया। इसमें एक अधिकार मतलब हमारे आर्टिकल 21 के तहत
निजता के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में या आर्टिकल 21 के तहत शामिल कर लिया गया। पुट्टा स्वामी केस, ये आधार कार्ड जब उसमें बन रहा था तो आधार कार्ड को लेकर एक केस आया था कि हमारे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो ली जा रही है इससे हमारी निजता का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे निजता का अधिकार यहाँ के नागरिकों के या विदेशी भी जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 21 के तहत हमारा एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के। स्वास्थ्य का आयाम भी इसमें बाद में जोड़ा गया। मुक्त चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, इसको भी ऐड कर दिया गया। आर्थिक आयाम को भी, आजीविका के अधिकार को भी ऐड किया गया। ओंगला टेलिस्वाद, ये मुंबई का एक, बॉम्बे का मामला है। वहाँ के फुटपाथ रेडी वालों को सरकार ने ये रातों रात कानून बनाया कि जितने रेडी वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा। फिर ओंगला टेलिस्वाद के तहत ये जनहित याचिका एक फाइल की गई और उसके तहत बताया गया कि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार कोई भी ऐसा मनमाना कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के आजीविका के अधिकार का हनन हो रहा हो। अगर ऐसा करती है तो उसके बदले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आजीविका का अधिकार भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आजीविका का अधिकार नहीं रहेगा तो आप अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। तो जीवन जीने के लिए जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको अलग अलग केसों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। न्यायिक आयाम भी ऐड किया गया। त्वरित सुनवाई, मुक्त कानूनी सहायता और हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, ये सब भी अधिकार, ये आया था। हुस्न आरा खातून एक बात था, बिहार का एक मामला था। बिहार में कैदियों को, अभी आगे है लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई अपराध किया, उस अपराध की सजा 1 साल है। वो अपराध गया है केस, चोरी कोई मान लीजिए कोई छोटी मोटी, वो 1 साल के आपको उसके तहत सजा होती अगर सजा आपको मिलती तो। परंतु केस के कोर्ट के सामने इतने ज़्यादा केस लंबित हैं, इतने सारे केस अभी पड़े हुए हैं, पेंडिंग में हैं और इतने सारे मामले ऑलरेडी हैं कि आप 2 साल तक थाने में, जेल में बंद रहे। 2 साल तक आपको कस्टडी में रखा गया, जेल में बंद रखा गया और आपके केस की सुनवाई नहीं हुई। अगर पहले दिन ही सुनवाई हो जाती तो आपको जो है जेल 1 ही साल भुगतना पड़ता, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, आप 2 साल से जेल में पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा एक मामला आया था। वहां पे कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जल्दी से जल्दी, अगर किसी को न्याय या किसी को दंड उचित समय पे नहीं दिया जाता है तो भी एक जो है त्वरित सुनवाई नहीं होती, वो भी जीवन के अधिकार का हनन है। वहीं से जो है मुफ्त तरीके से वकील रखने की या मुफ्त कानूनी सहायता देने की भी बात सामने आई थी। सामाजिक आयाम, आश्रय का अधिकार, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है कि आप अगर अपने पसंद की शादी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ठीक है। तो आप घर पर जाइएगा और जब कहिएगा कि हमको ये महिला मित्र पसंद है अपने पिताजी से और उससे हम शादी करना चाहते हैं, और पिताजी आपसे कहेंगे कि हमारे पसंद की लड़की शादी करिए, आपसे ज़बरदस्ती करते, आप कहिएगा हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। फिर जो अपने इंडियन सोसाइटी है या कल्चर है कि आपको जूते चप्पल से फिर बात होंगी, मुँह से बात होगी नहीं उसके बाद, ठीक है। तो घर पे ये मत बताइएगा कि हमारे शादी करने का अधिकार हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, नहीं तो कई सारे अधिकारों का उल्लंघन, वहाँ पर कई सारे अधिकारों का हनन हो सकता है आपके, ठीक है। फिर हमारी कोई गलती नहीं कि सर ने बताया था शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। चलिए, अनुच्छेद 21 की विशिष्टता क्या है? गैर निलंबन। गैर निलंबन का तात्पर्य क्या है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले यह प्रावधान था कि आर्टिकल 20 के संबंध में भी, आर्टिकल 21 के संबंध में भी, कि आपातकाल, आर्टिकल 359 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक मतलब 359 राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आर्टिकल 359 के तहत आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 359 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। कब तक कहता था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 को स्पेशल सुरक्षा दी गई और कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। गैर निलंबन का आर्टिकल
14 संशोधन 1978 द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया सकता है। तो ये निलंबन की बात जो है कहाँ की गई थी, 359 में ये कहा गया है कि निलंबित हो जाएगा। आपातकाल 352 के माध्यम से लगा, परंतु 359 के माध्यम से जितने मौलिक अधिकार हैं वो सारे हट जाते हैं। ठीक। अनुच्छेद 21 बनाम मृत्युदंड। भारत में मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहीं ना कहीं मृत्युदंड एक जीवन के अधिकार के विरुद्ध है, तो मृत्युदंड तो किसी को दिया ही नहीं जाना चाहिए, और ये केस गया भी था बाद में, चलिए वो भी चर्चा करते हैं हम। ठीक है। परंतु ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं, परंतु वो मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही दिया गया हो। ऐसा नहीं कि किसी भी मामले में हम मृत्युदंड दे दे रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में दिया गया मृत्युदंड। जैसा कि बच्चन सिंह केस में कहा गया था, बच्चन सिंह केस में कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला हो तभी हम मृत्युदंड दे सकते हैं। एक मामला आया था निर्भया कांड, ठीक है, 2012 दिसंबर के आसपास का मामला है ये। उसमें एक स्टूडेंट थी, 23 वर्षीय स्टूडेंट थी, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी या फिलोसफी किसी स्टूडेंट थी। फिर उसके साथ प्राइवेट वो जा रही थी, प्राइवेट बस में बैठी है, उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ। 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया उसके प्राइवेट पार्ट में। फिर एक तो दुष्कर्म किया, ऐसा नहीं कि वही दुष्कर्म आज तक इंडिया में हुआ है, इससे पहले दुष्कर्म नहीं हुआ, इसके बाद दुष्कर्म हो नहीं रहे, बहुत से दुष्कर्म हो रहे हैं, परंतु वो दुष्कर्म इतना ज़्यादा क्रूएल था, इतना निर्दयीपूर्ण था कि उसमें दुष्कर्म करने के बाद जो बच्ची थी उसके प्राइवेट पार्ट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बच्ची थी पढ़ने वाली, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाल दिए थे लोग, और 6 लोग टोटल मिलकर किए थे। बहुत ब्रूटल था। ठीक है। तो उसके 4 आरोपियों को, टोटल 6 आरोपी थे उसमें, और 4 आरोपियों की फांसी की सजा दी गई थी। ये करीब 20 मार्च 2020, ये कोविड के समय की बात है, 20 मार्च मतलब कोविड के समय की बात है, 20 मार्च या 24 मार्च के आसपास की बात है, आई थिंक 20 मार्च ही होगा। 20 मार्च 2020 में उसको 4 लोगों को फांसी दी गई थी। परंतु बाकी जो 2 लोग थे उसमें से एक बंदा जो कि राम सिंह करके था, वो जेल में ही आत्महत्या कर लेता है, आत्मग्लानि कहिए या जिससे भी कहिए, वो आत्महत्या कर लेता है 2013 में। 2012 का मामला था, और जो 2013 में राम सिंह करके जो रहता है वो आत्महत्या कर लेता है। और एक जो है वो नाबालिग रहता है। ऐसा कृत्य करने के लिए बताइए, नाबालिग और बालिग क्या होना, लेकिन फिर भी चलिए, वो नाबालिग होता है, उसको 3 साल की सजा दी जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, रिहैब सेंटर में भेजा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी 4 लोगों को फांसी की सजा करीब करीब 8 साल बाद मार्च 2020 में दी जाती है। ठीक है ना, वो निर्भया कांड। तो अगर ऐसे मामले होंगे तो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले होते हैं, और ऐसे मामलों में फांसी की सजा, मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि बहुत सारे रेप होते उसमें क्यों नहीं दिया जाता, तो वो इतने ज़्यादा, ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयर तो होते हैं, लेकिन रेयरेस्ट एकदम समझ लीजिए कि अंतिम स्थिति आ गई है, अब करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मामला होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप किसी मामले को जज नहीं कर सकते कौन कितना ब्रूटल है, जिसके साथ होता है उसके लिए ब्रूटल ही है हर प्रकार का मामला। ठीक है। और शारीरिक दुष्कर्म तो बहुत ज़्यादा है। ठीक। चलिए, अनुच्छेद 21 के 2 स्तंभ जो हम बता चुके हैं आपको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये निर्भया वाली स्टोरी हमने इसलिए बताई कि कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो ये स्टोरी। ठीक है। जो अभी हाल फिलहाल में तैयारी करना शुरू किए होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, यूजीसी वाले जो होंगे, हो सकता है उनको ना पता हो इसके बारे में। 2005 के जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 2005 के बाद जो होंगे, वो कब 2012 के समय कितने 7-8 साल के रहे होंगे, उनको नहीं हो सकता पता हो ये सब चीज़ें। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया हमने बताया है। स्रोत क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 में पहले लिखा गया था, अभी भी लिखा गया है, जापान के संविधान से लिया गया है, लेकिन उसमें निहित है विधि की उचित प्रक्रिया भी, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये न्यायिक शक्ति, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक शक्ति सीमित रहती, क्यों सीमित रहती है कि जितना कानून में लिखा गया है, जितना विधि में लिखा गया है, बस उतना माना जाएगा। ठीक है। और विधि की उचित प्रक्रिया उस कानून के तहत उचित और कानूनी मंशा क्या न्यायपूर्ण होनी चाहिए, कानून की मंशा की भी जांच करता है, प्रक्रिया की भी जांच करता है। ठीक है ना। सुरक्षा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है, अर्थात विधायिका ने कुछ भी बना दिया,
ठीक है ना, उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी विधि बना दी, अगर मान लीजिए वो विधि बनाई गई, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई गलती करे तो कार्यपालिका के विरुद्ध हमें प्राप्त है। परंतु जब विधि की उचित प्रक्रिया कहते हैं तो कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त तो रहेगी, परंतु विधायिका के विरुद्ध भी प्राप्त रहेगी। अगर वो नियम कानून उचित, न्यायसंगत, तर्कसंगत नहीं है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, परंतु न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या करते हुए इसे न्यायसंगत, उचित एवं युक्तियुक्त प्रक्रिया के रूप में विकसित कर दिया है, जो वस्तु विधि की उचित प्रक्रिया के समान है। ठीक है, चलिए A.K. गोपालनवाद, ये हमने स्टोरी आपको बता ही दी है कि A.K. गोपालन एक साम्यवादी नेता थे जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल कानून का पालन होना नहीं, बल्कि कानून न्यायसंगत भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात, इसका पृष्ठभूमि ये थी। न्यायालय का निर्णय क्या आया? न्यायालय का निर्णय भी हम जो है विधि की उचित प्रक्रिया का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया। प्रभाव क्या हुआ? 28 वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहा, विधायिका की मनमानी चलती रही, सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध हमें आर्टिकल 21 मिला हुआ था। ठीक है, फिर एक मेनका गांधी केस है, इसकी भी स्टोरी आपको पता है। इनका पासपोर्ट जमा करवा लिया गया था, जनहित का हवाला देकर जब्त किया गया था, कोई बहुत ज़्यादा उचित कारण नहीं बताया गया था और इन्होंने माना ये हमारी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन माना और न्यायालय ने भी इनके पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि स्वर्ण त्रिभुज क्या है? कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कौन कौन से आर्टिकल स्वर्ण त्रिभुज के तहत है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 स्वर्ण त्रिभुज के तहत आते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 के तहत अपनाई जाती है वह मनमानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रक्रिया अगर मनमानी तरीके से है, जो आपकी गरिमा का हनन करती है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन करती है, तो वो आर्टिकल 21 के विरुद्ध है। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। कोई भी विधि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए। प्रभाव और महत्व ये सब आप पढ़िएगा, हम बस शॉर्ट में बताते चले जा रहे हैं। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मोड़ था, ये सब पढ़िए आप। हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, एक वाद था, इस वाद की भी चर्चा हो चुकी है। जो हमने एग्जाम्पल दिया कि आपको जो है कोई कृत्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, 1 साल मान लीजिए सजा है और आपका वो क्योंकि इतने पेंडिंग केस है, मामला 2 साल तक खींचा चला जाता, 2 साल तक आप जेल में रहते हैं। अपराध का कितना 1 साल तक होना चाहिए था, 2 साल तक सजा भुगत चुके हैं, ऐसा कुछ मामला ये था। ठीक है ना, न्यायालय ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को त्वरित न्याय देने में विफल है तो वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, पर भी जोर दिया। कोई LLB का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये सब चीज़ें आप देखिए, मुफ्त कानूनी सहायता कब से आई है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, फिर हमको समझ नहीं आता ये कहाँ से पूछा गया है, और यही सिलेक्शन का आधार बनता है, क्योंकि ये छोटे पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। अगर आपके पास है ये छोटे छोटे पॉइंट, बाकी जो कॉमन पॉइंट है वो तो हर जगह आप पढ़ते हैं, हम भी क्लास में कई बार पढ़ा चुके हैं, कॉमन पॉइंट तो आपको पता ही होगा। नहीं भी पता तब क्लास में उसकी चर्चा हो जा रही है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट है ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। ठीक है, तो मुक्त कानूनी सहायता कैसे? हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बनाम बिहार राज्य, एक मामला आया था, उसके तहत ये मामला दिया गया, तो इस सुनवाई की बात की गई। प्रभाव इसका क्या पड़ा? देखिए, प्रभाव जानकर आप थोड़ा शॉक्ड होंगे। इस फैसले के बाद बिहार के जेलों से लगभग 40,000 कैदियों को रिहा किया गया। इसने न्यायपालिका को यह एहसास दिलाया कि देर से मिला न्याय, ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए, कहीं पे आप यूज कर सकते हैं, देर से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, इसने जेल सुधारों की एक नई लहर पैदा की। मान लीजिए आप ऐसे ही देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर है, ये स्टेटमेंट आ गया, आपको कहा इस पे आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, तो अगर वहां पर आप ये वाद की बात कर देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बढ़ जाता है, आपके नंबर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चन सिंह वाद हमने बताया कि
रेडी लगाने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, उनके लिए वाद आया था, ठीक है ना। इस मामले में मृत्युदंड की बच्चन सिंह बाद में मृत्युदंड की बात की गई। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, मृत्युदंड और अनुच्छेद 21। इस मामले में मृत्युदंड की संवैधानिक ओंगला टेलिस में गलती से बोल दिया था, ठीक है ना, ओंगला टेलिस में बॉम्बे की बात की गई है। इस मामले में मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। तर्क था कि राज्य को किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा करता है और फांसी देना क्रूर और अमानवीय है। लेकिन फांसी देना ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना क्रूर और अमानवीय कृत्य है, परंतु इसको हर मामले में नहीं दिया सकता, मृत्युदंड हर मामले में नहीं होता, परंतु कोई दुर्लभतम मामला आया, दुर्लभतम से दुर्लभ मामला आया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला आया, तो ऐसे में हम कोर्ट द्वारा उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। हम निर्भया वाला आपको एग्जाम्पल दिया है। प्रभाव और महत्व क्या हुआ, इस फैसले ने जजों की विवेकाधीन शक्ति पर अंकुश लगाया। अब फांसी देने के लिए कोर्ट को विशेष कारण देने होते हैं। यह अनुच्छेद 21 के उस पहलू को संतुलित करता है जहां राज्य की दंड देने की शक्ति और व्यक्ति के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाया जाता है। देखिए, विवाद जो आप स्टूडेंट अगर वनडे एग्जाम इन सबके होंगे तो इतने डिटेल में वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कई बार ऊपरी क्वेश्चन पूछ कर निकल जाएगा। लेकिन आप इतना पढ़े रहेंगे, इतना सब कुछ जानते रहेंगे, हो सकता है कोई यूपीएससी का हो स्टूडेंट, कोई पीसीएस का स्टूडेंट हो, यूजीसी वाले स्टूडेंट हो, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके तहत हिडन कुछ पॉइंट आएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत लोग जान गए। और अभी भी भोपाल में जिस जगह पर त्रासदी हुई थी वहाँ पर लोग विकलांग रूप से पैदा होते हैं, वहाँ पर अभी भी सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, ठीक है। अगर कार्बाइड से संबंधित कोई इसकी गैस को पूछता है तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस होती है, ठीक है। कार्बाइड प्लांट वो था, वहाँ पर जो है इस गैस का रिसाव हुआ था। और आप समझिए, ये गैस जो होती है अत्यंत ज्वलनशील गैस है। ये आपके फेफड़े में जाएगी, आपके लगभग जितने ऑक्सीजन है आपकी बॉडी से पूरे ऑक्सीजन को इवैक्यूएट कर देगी, और आप इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, हजारों लोग मर गए और लाखों अपंग हो गए। आज भी ऐसी स्थिति वहाँ पे कई लोग अपंग, अभी भी वो क्षेत्र प्रभावित है। यह अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का सबसे बड़ा सामूहिक उल्लंघन था। कई हजार लोग मारे गए थे, बहुत लोग मरे थे वहाँ पर, ठीक है। और सांस दम घुटने से मर गए, ज्वलनशील गैस है, गई फेफड़े में डीएनए तक परिवर्तन की, लोग विकलांग होने लगे, पैरालाइज कर दी लोगों को, ठीक है। न्यायालय का यहाँ पर निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उद्योग खतरनाक काम कर रहा है तो किसी भी दुर्घटना के लिए वो पूरी तरह जिम्मेदार होगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। इसलिए जितने भी उद्योग हैं वो सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जितने भी ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रभाव और महत्व क्या हुआ, इसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहीं से ना कहीं जो है भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि सुरक्षित और जहर मुक्त वातावरण में जीना भी है। देखिए, पर्यावरण अधिनियम 1986 जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां तो देखेंगे, परंतु आपका होमवर्क है कि इस अधिनियम के बारे में जितना कुछ आप जान पाइए थोड़ा बहुत नेट से देखिए, कहीं से देखिए। नेट में भी यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप, आजकल चैट जीपीटी आ गया इजी वे में, और गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप इजीली 2 मिनट में मैक्सिमम पढ़ लेंगे। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे हैं वीडियो चलेगी तो उसमें पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर की बातें होने लगेंगे, उसमें 2 मिनट निकल जाएगा, उतने में आप समझ के आ जाएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है क्या। तब नहीं समझ में आता फिर आप किसी वीडियो देख लीजिएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि एक सुरक्षित और जहर मुक्त वातावरण में जीना भी है। ओंगला टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगमवाद, आजीविका का अधिकार। आजीविका के अधिकार को भी आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया, किससे, ओंगला टेलिस वाद से, ठीक है। कहानी आप जानते हैं, रेडियो वालों के अधिकार संबंधित थी। एससी मेहता बनाम भारत संघ, पर्यावरण का अधिकार।
एक एस.सी. मेहता वाद आया। केस कहानी, यह मामला दिल्ली में श्री राम फूड फर्टिलाइजर फैक्ट्री ओलियम गैस रिसाव से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि ओलियम गैस भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड और जो है सोडियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण होती है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको अत्यंत जलन होगी आपके आँख में और सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर लंग्स आपका प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद ताजमहल के क्षरण का मामला आया, गंगा प्रदूषण जैसे कई मुद्दे एस.सी. मेहता द्वारा उठाए गए। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने। मूल प्रश्न यह था कि क्या प्रदूषण फैलाना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई संस्था प्रदूषण फैला रही है तो वो लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रही है कि नहीं। तो आप बताइए कि आप जो है अगर बम बना रहे हैं, पूरे एरिए में प्रदूषण फैला रहे हैं, तो लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं। आप खुद से सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, और इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया। देखिए आर्टिकल 21 में कितनी छोटी बात लिखी गई है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। ठीक है, परंतु उसके तहत कितनी बातें नहीं थी। और आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा है, जितने मौलिक अधिकार हैं अगर आप हमसे पूछेंगे तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 21 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरक्षण वाला आर्टिकल 15-16 से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आर्टिकल 21 से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, परंतु जितना गतिमान, जितना परिवर्तनशील ये आर्टिकल है उतना कोई नहीं है। हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई नया इसमें अधिकार जोड़ दिया जाता है। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि यदि कोई खतरनाक उद्योग जनहानि करता है तो उसे बिना किसी बहाने के हर्जाना देना होगा। प्रभाव और महत्व आप देखिएगा, एनजीटी का गठन किया गया। ठीक है ना, पर्यावरण न्याय शास्त्र की नींव रखी गई। तो एनजीटी, आप हरित अधिकरण क्या होता है, ये भी इन्वायरमेंट का मुद्दा है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार, ये भी आप देखिएगा, कुछ इसमें खास नहीं, जितने इंपॉर्टेंट केस थे उसको हमने बताया है। अरावली खनन मामला, ये थोड़ा आप देख लीजिए, एस.सी. मेहता ने फिर से अरावली खनन मामला उठाया था, क्योंकि अरावली को लेके फिर से एक मुद्दा सामने भी आया था कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को हम तोड़ सकते हैं। उपहार सिनेमा अग्निकांड, उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसके बाद से जो है जितने भी थिएटर या रेस्टोरेंट, हर जगह पर या होटल, वहाँ पर आपको जो है अग्निशमन यंत्र या पूरी सेफ्टी रखनी जरूरी है, वो भी जीवन के अधिकार के तहत आता है। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। एक भंवरी देवी नाम की महिला थी राजस्थान की, ये एक संस्था में काम करते थे और संस्था के लोगों के द्वारा इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। और संस्था क्या करती थी, बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रही थी। भंवरी देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था जब वे बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रही थी। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किए जाने से संबंधित कोई ऐसा स्पेशल कानून नहीं था। कार्यस्थल पर किसी महिला का शोषण होता है, शारीरिक दुष्कर्म होता है, तो उसके लिए क्या कानून बनाया जाए। फिर वहां से आता है विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा समूह के सामाजिक कर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने वहां पे एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें बताया कि अगर किसी भी ऐसी संस्था है जो करीब 10 व्यक्तियों, मुझे अच्छे से याद नहीं है, विशाखा गाइडलाइन आपको पढ़ा चुके हैं शायद, 10 व्यक्तियों से अगर अधिक की संस्था है तो वहाँ पर आपको जो है एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उस बोर्ड की अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। ठीक है, इसके तहत एक बोर्ड का गठन हर 10 व्यक्ति, अगर 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं किसी संस्था में, उसके लिए है। एक बार देख के आपको स्पष्ट रूप से कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न समानता और जीवन व गरिमा का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि समानता का अधिकार का उल्लंघन है और जीवन व गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं था, इसलिए कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की। किस समय? 1997 में ऐसा कोई कानून नहीं था, तो विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। यह मामला न्यायिक सक्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण था। ठीक है, इसी के आधार पर आगे चल के 2013 में कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बनाया गया।
कितने साल बाद? करीब करीब 15-16 साल बाद ये अधिनियम बनाया गया। उसके पहले जो भी कार्रवाई होती थी विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से होती थी। इसने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना दिया। कस्टोडियल डेथ, हिरासत में मौत, और DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल। एक बाद आया था, हम विशाखा गाइडलाइन आपको पढ़ा चुके हैं, ये करीब आर्टिकल 19 जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको पढ़ाया था विशाखा गाइडलाइन। कस्टोडियल डेथ, हिरासत में मौत, किसी की हिरासत में मौत हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कस्टडी में बहुत सारी मौत, अकारण ही किसी को मार दिया जाता है, एनकाउंटर कस्टडी में करवा देते थे, कुछ भी करवाते थे पुलिस वाले, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नियम कानून लाया, ठीक है ना। भोजन का अधिकार भी हमारा जीवन के अधिकार के तहत ही सुरक्षित है। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद, हमने बताया आपको, आधार कार्ड से जुड़ा मुद्दा था, और इसके लिए अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है क्या? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और आज के समय में राइट टू प्राइवेसी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। और अगर राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। तो अगर ये अधिकार, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत ना शामिल किया गया होता तो आपके अगर निजता का हनन होता तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाता वो, ठीक है। अब बहुत सारे आपके जो गोपनीय बातें जो सोशल मीडिया वहाँ पर चल रही होती है, आज के समय में कोई आपकी गोपनीय बातें, कोई निजी बातें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, तो आप मौलिक अधिकार के आपका हनन हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इस फैसले ने डिजिटल युग में नागरिक को राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान किया। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसी के आधार पर धारा 377 LGBTQ वाला जो मामला आया था को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। कहीं ना कहीं उनका पर्सनल राइट है, ठीक है। प्राइवेसी का मामला है तो LGBTQ का भी मामला वहां पर आया सामने इसी के तहत, ठीक है ना। यह फैसला स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 21 बदलते समय के साथ विकसित होने वाला अधिकार है। हाँ ठीक है, ये तो हम बता चुके। अब देखिए आर्टिकल 21 का ही बाद में ऐड किया गया एक पार्ट 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार। इसके पहले आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार नहीं था, मात्र और मात्र ये था हमारे अनुच्छेद 45 DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में ये मामला था आर्टिकल 45 के तहत कि राज्य का एक कर्तव्य था या राज्य को ये निर्देश दिया गया था कि आप लोगों को जागरूक करें, शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करवाएं। परंतु आर्टिकल 21A के माध्यम से इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, शिक्षा के अधिकार को। कैसे? 86वें संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के तहत सुरक्षित किया गया। प्रावधान क्या था? राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। महत्व क्या है? यह अधिकार जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा के बिना एक गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसका क्रियान्वयन कब किया गया? 2002 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। इसका क्रियान्वयन जब एक अधिनियम आया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और वो अधिनियम 2010 में प्रभावी हुआ है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को प्रभावी किया गया, परंतु शिक्षा के अधिकार को हमारे जो है मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और ये कहता क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या रही? मूल संविधान की स्थिति क्या है? तो मूल रूप से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। यह अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था, जो राज्य को निर्देश देता था कि वह बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करे, लेकिन इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। एक बात आप समझिए कि मौलिक अधिकार और DPSP क्या है?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शब्द से समझ में आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य को नीति बनाने के लिए निर्देश देने वाली बातें इस भाग में की गई हैं। ये हमारे संविधान का भाग 4 है। राज्य अपनी नीतियों को बनाने में किन बातों का ध्यान देगा, कौन कौन से प्रावधानों को लागू करने पे फोकस करेगा आने वाले समय में, ये हमारे संविधान में पहले से ही लिख दिया गया। जब संविधान बन रहा था, राज्य का कर्तव्य होगा लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाए, शराबबंदी की बातें की गई थी, पंचायती राज प्रणाली उसी के तहत आई थी। ये सब हम देखेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डीपीएसपी की एक मूल बात है, क्योंकि निर्देश दे रहा है, जैसे हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर है, तो वाद योग नहीं, कोर्ट में नहीं ले जा सकते। वैसे डीपीएसपी के तहत डीपीएसपी में जितनी बातें लिखी गई हैं, अगर राज्य उन आर्टिकल, उन प्रावधानों को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के लिए निर्देश है, आदेश नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये वाद योग्य नहीं होता है, वाद योग्य नहीं है। और वही फंडामेंटल राइट वाद योग्य है। ये वाद योग्य है। यहाँ पर आर्टिकल 45 में लिखा गया था, राज्य का दायित्व होगा कि वो लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाए, दायित्व होगा, ये निर्देश दिए गए थे, परंतु इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। राज्य इसके लिए बाध्यकारी नहीं था शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन जब उसको 21A में ऐड कर दिया गया तब राज्य के लिए बाध्यकारी हो गया, ठीक है। और शिक्षा भी किसको देना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जब आर्टिकल 45 की बातों को हम जो है आर्टिकल 21A में कर दिए, तो आर्टिकल 45 का रेलिवेंस क्या रह गया, क्या महत्व रह गया। तो आर्टिकल 45 में अब कह दिया गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य का दायित्व होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य के लिए निर्देश है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करवाएं। हम देखते हैं, हम पीपीटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद, 1992 में एक वाद आया था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार घोषणा की, विकास कैसे हुआ, 2002 में हम लागू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई होंगी ना कहीं से हमें मोटिवेशन मिली होगी, कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में आया, और किसी घटना की वजह से हमारे दिमाग में ये बातें आई होंगी। तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार घोषणा की कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा होना आवश्यक है। कोर्ट का तर्क था कि बिना शिक्षा कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता है, ठीक है। और इसी क्रम में एक वाद 1993 में फिर आता है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद आता है। कोर्ट ने मोहिनी जैन केस के फैसलों को थोड़ा और संशोधित किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष की आयु तक के, अभी इसमें एज नहीं बताया था, सिर्फ शिक्षा का अधिकार बताया था, परंतु उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसके पहले मोहिनी जैन कर्नाटक राज्यवाद था, ठीक है ना, उसके फैसलों को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया उन्नी कृष्णनवाद में। और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है क्या, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाना। इसी निर्णय ने 86वें संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। और जैसा कि हम जानते हैं क्या क्या संशोधन हुआ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संशोधन क्या हुए, 51A जोड़ा गया। 51A में क्या बातें की गई हम पढ़ चुके। अनुच्छेद 45 को बदल दिया गया जो डीपीएसपी में था, अनुच्छेद 45 की भाषा बदल दी गई। अब यह राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए निर्देश देता है, ठीक है। अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A क्या है, ये भाग 4A है, ठीक है ना, ये बाद में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य के नाम से, ठीक है ना। अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया, इसे 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्य पहले से मौजूद थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, ठीक है। जो माता पिता को, तो ये कर्तव्य क्या कहता है, तो कर्तव्य है, तो ये तो वाद योग हो गया नहीं, ठीक है।
तो माता पिता का यह दायित्व है, माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसके महत्व। शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो हमने बताया 2009 में पारित हुआ, किस संशोधन के तहत पारित हुआ था, किस संशोधन के बाद पारित किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और इसमें कुछ बातें की गई, निःशुल्क शिक्षा किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें प्रावधान किए गए, अनिवार्य शिक्षा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे का नामांकन उपस्थिति सुनिश्चित करे। 25% आरक्षण निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। देखिए EWS, क्योंकि अब एक EWS नई कैटेगरी बन गई है, उससे भिन्न है ये EWS। यहाँ पे इसका मतलब है चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जो है वो जनरल कास्ट हो, चाहे वो जनरल कास्ट हो, कोई भी हो, उसके लिए हर वर्ग में जिनकी आई थिंक 1.5 लाख से कम आय है, जिनके परिवार की आय, जैसे पहले एक शायद BPL कार्ड बनता था, सबका बनता था, तो कोई भी ऐसा बहुत गरीब तबका है उसके लिए ये था EWS। ठीक है ना, अभी तो EWS का मतलब कि जनरल में जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उनके लिए कहा जाता है, परंतु उस समय तक इसमें जो प्रावधान RTE एक्ट में किया गया, इसका तात्पर्य है वो किसी भी समूह से रहे, बस वो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। तो उसके लिए जो है बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई। इससे मतलब नहीं वो किस कैटेगरी से है, यहाँ कैटेगरी का मतलब EWS नहीं है, ठीक है ना, ये अलग है। बुनियादी ढांचा, स्कूल के छात्र शिक्षक अनुपात, खेल का मैदान और पेयजल जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं। स्कूल में छात्र और शिक्षक अनुपात सही होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ठीक है ना, इसका प्रभाव और महत्व आप पढ़िएगा। ठीक, ये रहा आपका आर्टिकल 21 और 21A। 21A को हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बताया, बहुत डिटेल में, जितना मूल बातें थी उसको हमने आपको चर्चा कर दी है। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे आर्टिकल 21 दिया हुआ है ऑप्शन में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं खुद का लॉजिक लगाए, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है कि नहीं है। ठीक है ना, कहीं किसी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा मामला आता है तो कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 21 पे जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो जीवन से, व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, और जीवन मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन, एक निजतापूर्ण जीवन, जैसे जितने पॉइंट पड़े उन सबको ध्यान में रख के फिर आप गेस करिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 के बाद ही स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले पे आएंगे, शिक्षा का अधिकार देखेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। ठीक है ना, और जबरन श्रम वाला एक है 23-24 आर्टिकल, वो सब हम देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो चलिए अभी आर्टिकल 22 अगली क्लास में देखा जाएगा, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार यहीं खत्म हो जाएगा। फिर आगे के जितने आर्टिकल पड़े हैं मौलिक अधिकार में उन सबको देखा जाएगा। थोड़ा क्लासें जो है बड़ी इसलिए हो जाती हैं, आर्टिकल 21 और तो बड़ी हो गई। हम ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ छूटे ना, ठीक है ना, पढ़ने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पूरा आपको पढ़ा दें। फिर भी हम यही सजेशन करेंगे कि आप कोई बुक अगर लेना चाहते ले लीजिए, PPT भी सफिशियंट है, फिर भी आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ज्ञान जितना ज़्यादा रहेगा आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखिए, कोर पॉइंट कभी मत भूलिए। बाकी जो और बातें पढ़े हैं, पृष्ठभूमि पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं, उन सबको नहीं भी याद करना चाहेंगे तब भी याद रहेगा। जो काम की बातें नहीं होती हैं वो ज़रूर याद रहती हैं। ठीक है, इससे आपको कई बार क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन भी मत रखिएगा। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं स्टूडेंट यही करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक से अधिक सोर्स का यूज अगर आप करेंगे पढ़ने के लिए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका देखिए कि आप 5 बुक पढ़ें। ठीक है, एक मान लीजिए आपने पढ़ लिया लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, राजेश मिश्रा की आपने पढ़ ली, DD बसु की पढ़ ली, और कोई एक बुक आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, ये आपने 4 बुकें पढ़ ली, और इधर उधर से मटेरियल ले आए कि ले आते हैं विजन का, ले आते हैं दृष्टि का,
फला कोचिंग का, फला का, सबका मटेरियल आपने ला के पढ़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक बुक, कोई भी एक बुक ऑथेंटिक बुक हो, उसको लाइए और उसको इन 5-6 बुकों से पढ़ना, चाहे एक ही बुक को 6 बार पढ़िए आप। लोग आएंगे देखेंगे, अरे इतने कम मटेरियल से पढ़ते हो, ज़्यादा दबाव नहीं लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मटेरियल कम ही रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल सिलेक्शन नहीं होता है, लिमिटेड मटेरियल, उस पर कमांड आपकी होनी चाहिए। एक बुक रहे उस पर आपकी कमांड इतने ज़्यादा हो कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन आता है वो आप कर ले जाइए, बजाय इसके कि आप सभी बुक को जानते हैं लेकिन कमांड किसी पे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा बुकों पर मत भागिए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।